उद्घाटन से पहले ही पुल भर भराकर गिर रहे हैं। सड़कें आगे आगे बनती जाती है, पीछे पीछे उखड़ती जाती है। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा गुजरात में महिसागर नदी पर बना एक और पुल टूट गया। करीब 13 जानें चली गईं। यह कोई पहली घटना नहीं है और डर है कि आखिरी भी नहीं होगी। हमारे देश में पुल बनते हैं, सड़कें बिछाई जाती हैं और फिर कुछ ही महीनों या सालों में वे रेत के किलों की तरह ढह जाती हैं। सड़कें ऐसी बनती हैं कि पहली बारिश में ही उनमें गड्ढे नहीं बल्कि तालाब बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे इंजीनियरों के पास ज्ञान की कमी है या तकनीक पुरानी पड़ गई है? नहीं, असल वजह कहीं ज्यादा गहरी और स्याह है। ये वजह भ्रष्टाचार की वो दीमक है जो हमारे विकास की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जब किसी पुल या सड़क के निर्माण के लिए 100 रुपए आवंटित होते हैं तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 90 रुपए नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की जेब में चले जाते हैं। बाकी बचे 10 रुपए में सीमेंट की जगह रेत और लोहे की जगह जंग लगी छड़ें इस्तेमाल होती हैं। इस घटिया निर्माण का खामियाजा कौन भुगतता है? आप और हम, यानी आम जनता। हम टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भरते हैं और बदले में हमें मिलती है मौत की सड़कें और हादसों को न्योता देते पुल। हर रोज इन गड्ढों और टूटे हुए पुलों की वजह से सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं। कोई अपने काम पर जा रहा होता है, कोई अपने परिवार से मिलने घर लौट रहा होता है और अचानक एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं होती, यह एक सोची समझी हत्या होती है जिसे हमारा सिस्टम अंजाम देता है। वो सिस्टम जिसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वही हमारी जान का सौदागर बन बैठा है। यह एक ऐसा अंतहीन सिलसिला बन गया है जहां पुल गिरते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं और हम सब कुछ भूलकर अगले हादसे का इंतजार करने लगते हैं। यह सिर्फ गुजरात या किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक हर जगह यही हाल है। कहीं पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जाता है तो कहीं सड़क बनने के अगले दिन ही उखड़ जाती है। सोचिए, उस भरोसे का क्या होता है जो एक नागरिक अपनी सरकार पर करता है। वह यह मानकर घर से निकलता है कि जिस सड़क पर वह चल रहा है वह सुरक्षित है, जिस पुल को वह पार कर रहा है वह मजबूत है। लेकिन यह भरोसा बार बार टूटता है, ठीक उन पुलों की तरह जिन्हें बनाने में ईमानदारी नहीं बरती गई। हर टूटता हुआ पुल सिर्फ सीमेंट और सरियों का ढेर नहीं होता, वह हमारे और सरकार के बीच के विश्वास का मलबा होता है। इस मलबे के नीचे सिर्फ गाड़ियां और इंसान नहीं दबते, बल्कि एक बेहतर भविष्य का सपना भी दफन हो जाता है। इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, ठेकेदार बदलते हैं, अफसर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो परिवार उजड़ जाता है उसका दर्द कभी कम नहीं होता। जो बच्चा अपने पिता को खो देता है, जो पत्नी अपने पति को गंवा देती है, उनके लिए दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। वे सवाल पूछते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में गूंज कर खो जाती है। उन्हें बताया जाता है कि यह एक हादसा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन यह हादसा नहीं, यह एक अपराध है। एक ऐसा अपराध जिसके अपराधी कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वे उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसे न्याय करना है। जब तक हम इस अपराध को अपराध कहना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे पुल यूं ही टूटते रहेंगे और सड़कें यूं ही ढंसती रहेंगी। भ्रष्टाचार का यह खेल एक त्रिकोण के 3 कोनों पर टिका है: ठेकेदार, सरकारी अफसर और नेता। यह एक ऐसा नापाक गठबंधन है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। प्रक्रिया बहुत सरल है। सरकार किसी पुल या सड़क के लिए एक बजट पास करती है, मान लीजिए 100 करोड़ का बजट। कागज पर यह रकम बहुत बड़ी और प्रभावशाली दिखती है। फिर ठेका देने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठेका उसी कंपनी को मिलता है जो सबसे ज्यादा कमीशन या घूस देने को तैयार हो। यह कमीशन ऊपर से नीचे तक, यानी मंत्री से लेकर छोटे क्लर्क तक सभी में बांटता है। जब ठेकेदार को 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 30-40 करोड़ सिर्फ कमीशन में ही देने पड़ जाए तो वह अच्छी गुणवत्ता का काम कैसे करेगा? यहीं से घटिया सामग्री का खेल शुरू होता है। ठेकेदार अपना मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए हर चीज में कटौती करता है। जहां 10 बोरी सीमेंट लगनी चाहिए वहां 5 बोरी लगाई जाती है। जहां मजबूत और मोटे सरियों का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पतले और घटिया क्वालिटी के सरिये डाल दिए जाते हैं।
तारकोल की परत को जितना मोटा होना चाहिए उसे कागज की तरह पतला बिछाया जाता है। यह सब किसकी निगरानी में होता है? उन सरकारी इंजीनियरों और अफसरों की जिनकी जिम्मेदारी काम की गुणवत्ता को परखना है। लेकिन चूंकि वे पहले ही अपना हिस्सा ले चुके होते हैं, इसलिए वे आंखें मूंद लेते हैं। वे जानते हैं कि पुल कमजोर बन रहा है, सड़क ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन उन्हें अपनी जेब भरने से मतलब होता है। जनता की जान की परवाह कौन करे? यह त्रिकोण इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल हर व्यक्ति एक दूसरे को बचाता है। अगर कभी कोई हादसा हो जाए, जैसे पुल गिर जाए, तो जांच के नाम पर एक कमेटी बना दी जाती है। इस कमेटी में भी अक्सर वही लोग या उनके साथी होते हैं जो खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। जांच की रिपोर्ट आने में सालों लग जाते हैं और जब तक रिपोर्ट आती है तब तक लोग घटना को भूल चुके होते हैं। रिपोर्ट में कुछ छोटे मोटे इंजीनियरों या कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन असली गुनहगार यानी बड़े अफसर और नेता हमेशा साफ बच निकलते हैं। ठेकेदार को कुछ समय के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन वह जल्द ही किसी नई कंपनी के नाम से फिर से ठेके लेने लगता है। इस सिस्टम में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई जागरूक नागरिक घटिया निर्माण कार्य को देखकर उसकी शिकायत करने की कोशिश करे तो उसे धमकाया जाता है। यदि वह नहीं मानता तो उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा कर दिया जाता है। कानून उन अफसरों की रक्षा के लिए बनाया गया है, आम आदमी के लिए नहीं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां चोर को बचाने के लिए हर दरवाजा खुला है और जो आवाज उठाए उसके लिए हर दरवाजा बंद है। यही कारण है कि इतने बड़े बड़े हादसे होने के बाद भी आज तक किसी बड़े नेता या अफसर को सजा नहीं हुई। वे जानते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और इसीलिए यह भ्रष्टाचार का खेल बिना किसी डर के चलता रहता है। कोई पुल टूटता है या सड़क धंसती है तो अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ मरने वालों और घायलों की संख्या बताई जाती है। 10 मरे, 15 घायल। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानी दर्द और त्रासदियों को कौन महसूस करता है? हर एक आंकड़ा एक पूरी दुनिया के उजड़ने की कहानी कहता है। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसका कमाने वाला इकलौता सदस्य सुबह काम पर निकला था और शाम को उसकी लाश घर आई। उस पिता के जाने के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? घर का किराया और रोज का खर्चा कैसे चलेगा? उस बूढ़ी माँ का क्या होगा जिसका बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी था? यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, यह एक पूरे परिवार के सपनों, उम्मीदों और भविष्य की मौत होती है। इन हादसों में जो लोग बच जाते हैं उनकी जिंदगी भी नर्क से कम नहीं होती। कोई अपना हाथ खो देता है, कोई अपना पैर, तो कोई जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ जाता है। वे शारीरिक दर्द के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी झेलते हैं। दुर्घटना का वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। जो व्यक्ति कल तक अपने पैरों पर चलकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, वह आज खुद दूसरों पर निर्भर हो जाता है। यह बेबसी और लाचारी उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। सरकारें कुछ मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं, लेकिन क्या चंद लाख रुपये किसी के टूटे हुए शरीर या उजड़े हुए परिवार को वापस जोड़ सकते हैं? ये मुआवजा महंगे इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होता है। कल्पना कीजिए उन बच्चों की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मलबे में दबते देखा। उस भयावह हादसे का सदमा उनके मासूम मन पर कितना गहरा असर डालता होगा। वे रात को सोते सोते डर कर उठ जाते होंगे। उनका बचपन एक पल में छिन जाता है। उन्हें यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि उनके माता पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? उनका भविष्य कैसा होगा? समाज और सरकार कुछ दिन सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और इन अनाथ बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। वे या तो रिश्तेदारों पर बोझ बनकर रहते हैं या किसी अनाथालय में अपनी किस्मत को कोसते हुए बड़े होते हैं। इन परिवारों का संघर्ष सिर्फ भावनात्मक और आर्थिक नहीं होता, बल्कि न्याय के लिए भी होता है। वे थानों और कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके, लेकिन हमारा सिस्टम इतना जटिल और धीमा है कि इंसाफ की उम्मीद करना भी बेमानी लगता है। उन्हें वकीलों को फीस देनी पड़ती है, हर पेशी पर जाना पड़ता है और सालों तक इंतजार करना पड़ता है।
कई बार तो वे थक हार कर और पैसे की कमी के कारण केस वापस ले लेते हैं। जो परिवार पहले ही अपना सब कुछ खो चुका है, उसे न्याय पाने के लिए भी एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पीड़ित को ही साबित करना पड़ता है कि वह पीड़ित है, जबकि अपराधी आजाद घूमते रहते हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, सरकार की प्रतिक्रिया एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह होती है। सबसे पहले बड़े नेता ट्विटर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहरा दुख व्यक्त करते हैं। फिर घटनास्थल का दौरा होता है, जहां कैमरों के सामने पीड़ितों को सांत्वना दी जाती है। इसके तुरंत बाद मुआवजे की घोषणा होती है। मृतकों के परिवार को 5 लाख, घायलों को 50,000। ऐसा दिखाया जाता है जैसे सरकार बहुत संवेदनशील है और पीड़ितों के दुख में बराबर की शरीक है। लेकिन क्या यह सच है? क्या चंद लाख रुपये किसी की जिंदगी की कीमत हो सकते हैं? ये मुआवजा उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसकी वजह से वह हादसा हुआ। ये एक मरहम की तरह है जो गहरे जख्म पर लगाया जाता है, लेकिन जख्म को भरने के बजाय उसे और सड़ा देता है। ये मुआवजा सिर्फ एक तात्कालिक राहत होती है जो पीड़ित परिवारों की लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। जिस परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया, उसके लिए यह रकम कुछ महीनों के खर्च के बाद खत्म हो जाती है। फिर शुरू होता है असली संघर्ष। सरकार यह कभी नहीं सोचती कि उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा या उस परिवार का गुजारा आगे कैसे चलेगा। सहानुभूति की ये घोषणाएं सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने का एक तरीका होती है। एक बार जब मीडिया का ध्यान हट जाता है और लोग घटना को भूलने लगते हैं, तो सरकार भी उन परिवारों को भूल जाती है। वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। मुआवजे की घोषणा करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती है। वह कभी यह सुनिश्चित नहीं करती कि जिन लोगों की लापरवाही या भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज तक भारत के इतिहास में किसी पुल गिरने की घटना में किसी मंत्री या बड़े अधिकारी को जेल हुई है? जवाब है नहीं। छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को हमेशा बचा लिया जाता है। ठेकेदार जिसने घटिया माल इस्तेमाल किया, इंजीनियर जिसने उस घटिया काम को पास किया, और नेता जिसने कमीशन खाकर उस ठेकेदार को ठेका दिलाया, ये सभी असली गुनहगार हैं, लेकिन कानून के हाथ कभी उन तक नहीं पहुंचते। यह जवाबदेही की कमी ही भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देती है। जब अपराधियों को पता होता है कि पकड़े जाने पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वे और ज्यादा निडर होकर भ्रष्टाचार करते हैं। वे जानते हैं कि अगर कोई हादसा हो भी गया तो सरकार मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर देगी। जनता के पैसे से ही पुल बनेगा, जनता के पैसे से ही मुआवजा दिया जाएगा, और भ्रष्टाचारियों की जेबें भी जनता के पैसे से ही भरेंगी। इस पूरे चक्र में पिसती सिर्फ आम जनता है। जब तक मुआवजे के साथ साथ कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, जब तक जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय नहीं की जाएगी, तब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम मुआवजे के मरहम से अपने जख्मों को सहलाते रहेंगे। जब व्यवस्था की हर नस में भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, तो सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। एक सुझाव यह दिया जाता है कि नेताओं की संपत्ति को उनके चुनाव लड़ने से पहले के स्तर पर सीमित कर दिया जाए। यानी एक कानून बना दिया जाए कि नेताजी की जितनी संपत्ति चुनाव लड़ने के पूर्व होगी, सत्ता की कुर्सी से उतरने के बाद केवल उतनी ही संपत्ति के अधिकारी होंगे। यानी एक नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि न कर सके। यह विचार सुनने में बहुत क्रांतिकारी और आकर्षक लगता है। इसके पीछे की सोच यह है कि अगर राजनीति पैसा कमाने का जरिया ही नहीं रहेगी, तो भ्रष्ट लोग राजनीति में आएंगे ही क्यों? अगर एक नेता को पता हो कि वह मंत्री बनकर करोड़ों अरबों नहीं कमा सकता, तो वह ठेकेदारों से कमीशन क्यों लेगा? वह पुल और सड़कों के ठेकों में घोटाला क्यों करेगा? यह कदम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जड़ पर सीधा प्रहार कर सकता है। अगर ऐसा कोई कानून बनता है, तो इसका असर दूरगामी हो सकता है। सबसे पहले राजनीति में सेवा की भावना रखने वाले लोग ही आएंगे, न कि व्यापार करने वाले। जब नेताओं का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, तो वे जनता के हित में फैसले लेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पुल और सड़कें अच्छी गुणवत्ता की बने, क्योंकि इससे उन्हें कोई निजी फायदा या नुकसान नहीं होगा। इससे ठेकेदारों और अफसरों पर भी लगाम लगेगी,
क्योंकि उन्हें संरक्षण देने वाला राजनीतिक आका ही जब ईमानदार होगा तो वे भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल भी कम हो सकता है, क्योंकि जब राजनीति से कमाई की उम्मीद नहीं होगी तो कोई करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा। लेकिन इस समाधान को लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कानून को बनाएगा कौन? वही नेता जिनकी संपत्ति पर लगाम लगनी है। क्या कोई नेता स्वेच्छा से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? ये लगभग असंभव लगता है। वे संसद में ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने देंगे जो उनके वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाता हो। दूसरा, नेता अपनी संपत्ति अपने नाम पर रखने के बजाय अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या बेनामी कंपनियों के नाम पर रख सकते हैं। इस बेनामी संपत्ति का पता लगाना और उसे जब्त करना एक बहुत ही जटिल और मुश्किल काम है। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र जांच एजेंसी की जरूरत होगी जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। भले ही यह समाधान मुश्किल लगे, लेकिन यह एक ऐसी दिशा है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। शायद सिर्फ नेताओं की संपत्ति सीमित करना ही काफी न हो, इसके साथ साथ हमें और भी कई सुधार करने होंगे। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां ठेकेदारों और अफसरों की जवाबदेही 100% तय हो। हर प्रोजेक्ट की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक उसकी गुणवत्ता पर नजर रख सके। न्यायपालिका को तेज और प्रभावी बनाना होगा ताकि दोषियों को सालों तक नहीं बल्कि महीनों में सजा मिल सके। जब तक भ्रष्टाचार के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला नहीं किया जाएगा, तब तक पुल टूटते रहेंगे, सड़कें उखड़ती रहेंगी और मासूम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। कानून में बदलाव की मांग अब सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य शर्त बन गई है।